मैं बहुत अमीर थी। मेरी एक ही बेटी थी जो बहुत खूबसूरत थी, मरकर एक टाँग से लंगड़ी थी, इसलिए कोई रिश्ता ना मिलता था। इसकी उम्र 35 साल होने को थी। मुझे किसी ने कहा कि घर जमाई रख लो। मैं एक लड़के को घर जमाई रख लिया। वह लड़का बहुत खुशमिजाज था, मगर बेटी की हालत दिन-ब-दिन बिगड़ती जा रही थी। दामाद ने कहा कि मौसम का असर है, मगर मैं बहुत परेशान थी। एक दिन मैं दामाद से छुपकर बेटी को अस्पताल ले गई। वहाँ डॉक्टर ने बताया कि मेरी बेटी को दामाद। मैं बहुत अमीर थी, लेकिन इस अमीरी का कोई फ़ायदा नहीं था। मेरे ख़ानदान में सिर्फ मेरी एक बेटी ही थी, जो मुझे बहुत प्यारी थी। वह देखने में बहुत हसीन थी। इसकी उम्र 35 साल हो गई थी, लेकिन कहते हैं ना कि चाँद में भी दाग होता है, ऐसे ही मेरी बेटी के अंदर भी एक नुक्स था। वह एक टाँग से लंगड़ी थी। वह ठीक से चल नहीं पाती थी। वह लंगड़ा-लंगड़ा कर चलती थी। मैं बहुत अमीर थी, लेकिन मेरे पास कोई ढंग का रिश्ता नहीं था जिससे मैं अपनी बेटी की शादी करवाती। मेरी बेटी की भी कुछ ख्वाहिश थी। वह अपनी उम्र से काफ़ी छोटी नज़र आती थी, लेकिन इसके चेहरे में वह खुशी महसूस नहीं होती थी। इसकी आंखें उदास नज़र आती थी। मुझे यह सब देखकर बहुत अफ़सोस होता था, क्योंकि मैं अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। यह धन दौलत मेरे लिए बिल्कुल बेकार था, क्योंकि जब इंसान को खुशी ही महसूस नहीं हो तो फिर ऐसी दौलत का हमें क्या करना। मैं यही बातें सोच-सोच कर परेशान होती रहती थी। मेरी उम्र भी काफ़ी हो चुकी थी, जिसकी वजह से मेरी खुद की तबीयत भी अब ठीक नहीं रहती थी। मुझे मालूम था कि किसी भी वक्त ऊपर वाले के घर से बुलावा आ जाएगा और मैं दुनिया से दूर हो जाऊंगी। इस वजह से मैं पहले ही अपनी बेटी की जिम्मेदारी किसी मजबूत हाथों में देना चाहती थी। इन दिनों मेरी एक दोस्त जो मेरे बहुत करीब थी, वह मुझे अक्सर यह बात समझाया करती थी कि तुम अपनी बेटी की शादी किसी अच्छे घराने में कर दो, बस दहेज के नाम पर लड़के को खरीद लो। मैं यह हथकंडा भी बहुत आजमाए थे, लेकिन हमारे हाथ ऐसा कुछ नहीं लगा था। लोग मेरी बेटी को पसंद तो बहुत करते थे, चेहरा देखते ही मेरी बेटी पर फिदा हो जाते थे, लेकिन जब इसके नुक्स के बारे में मालूम होता था तो फ़ौरन ही पीछे हट जाते थे। यह बातें मेरे लिए बहुत परेशानी का कारण बनती जा रही थी। एक दिन मेरी इस दोस्त ने ही मुझे सलाह दिया, क्यों ना तुम अपनी बेटी के लिए घर जमाई रख लो, एक ऐसे लड़के को अपने घर में रख लो जो तुम्हारी बेटी की जिम्मेदारी बखूबी निभाए, और लड़का ऐसा पसंद करो जो छोटे घराने से हो। जब तुम इसको यह ऑफ़र दोगी, घर कारोबार इसको ऑफ़र करोगी, यह गरीब घराने के लोग फ़ौरन ही राज़ी हो जाते हैं। फिर यह लोग किसी नुक्स को नहीं देखते, और यह गरीब लोग बहुत वफ़ादार होते हैं। तुम यकीन करो और अपनी बेटी का हाथ किसी गरीब लड़के के हाथ में दे दो। मुझे इसकी बात बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और साथ भी समझ आई। मैंने घर आकर अपनी बेटी को इन सारी चीज़ों के बारे में बताया तो पहले तो वह गुस्सा हो गई और कहने लगी कि आपका पैसा इतना बेकार नहीं है कि मैं अपनी खुशियों के लिए आपकी इस धन दौलत को कुर्बान कर दूं। मुझे एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो मुझे प्यार करे, ना कि मेरी माँ की दौलत को। मैं इसके जज्बात बहुत अच्छे से समझ रही थी, लेकिन मैंने इसको समझाया कि मेरा इस दुनिया में सिवाय तुम्हारे कोई नहीं है। ये धन दौलत सिर्फ तुम्हारी ही है, और अगर तुम मेरी आंखों के सामने रहोगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मैं चाहती हूँ कि तुम किसी अच्छे हाथों में चली जाओ, ताकि मैं भी आराम की नींद सो सकूँ। मेरी बेटी यह बातें सुनकर तड़प उठी थी, लेकिन मैं अब हर हाल में इसकी शादी किसी अच्छे लड़के से करना चाहती थी। मैं अभी इन्हीं बातों के बारे में सोच रही थी कि आखिर ऐसा कौन सा लड़का होगा जो घर जमाई रहने पर राज़ी हो जाएगा। इन दिनों मेरा सामना एक लड़के से हुआ था जो हमारे घर में नौकरी के लिए आया था। वह हमारे घर में ड्राइविंग करना चाहता था। इसका नौकरी की बहुत ज़रूरत थी। देखने में वह लड़का बहुत अच्छा था। इसका कद-काठी बहुत अच्छी थी, इसका चेहरा भी बहुत भला था और उम्र भी अच्छी खासी थी। इसकी वजह से मुझे वह अपनी बेटी के लिए सही लगा और मैं फ़ौरन ही इसको अपनी बेटी के लिए राज़ी कर लिया। पहले-पहले तो इसने मुझे इनकार करना चाहा, लेकिन जब उसने मेरी बेटी की तरफ देखा तो वह फ़ौरन ही राज़ी हो गया और उसने हाँ कर दी। लेकिन मुझे वह लड़का ना जाने क्यों सोचने पर मजबूर कर देता। वैसे तो वह बहुत खुशमिजाज इंसान था, लेकिन उसकी कुछ आदतें ऐसी होती थीं जो मुझे एकदम ही परेशान कर देती थीं। मैंने इस लड़के के साथ अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से की थी। सबको यही लग रहा था कि वह लड़का बहुत ऊँचे घराने का है, क्योंकि इसकी शक्ल सूरत बहुत खूबसूरत थी। कोई भी यकीन करने को तैयार ही न था कि यह गरीब घराने का लड़का है और मेरे घर में ड्राइविंग के लिए आया था। और मैं भी ज़्यादा लोगों में यह बात नहीं उछाली थी कि मेरा दामाद गरीब है। सबको यही बताया था कि वह बहुत अमीर है।
थोड़े दिनों में ही मैं अपनी बेटी के चेहरे पर वह खुशियाँ दोबारा लौटते हुए देख रही थी। अब वह खुश रहने लगी थी, इसके चेहरे से उदासी कहीं गुम सी हो गई थी। मुझे अपनी बेटी पर बेइंतहा प्यार आ रहा था। वह लड़का मेरी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था, मैं यह बहुत अच्छे तरीके से जाँच रही थी। वह साथ-साथ मेरा भी बहुत ख्याल रखता था, रात के समय में रोज़ आकर मुझे 1 ग्लास दूध पिलाता था, जिसके बाद मैं सुकून से सो जाती थी। मुझे भी वह बहुत अच्छा लग रहा था, मैं भी उसको बहुत अच्छे से समझने लगी थी। शादी को लगभग 2 माह हो गए थे और अब जो मैं चीज़ अपनी बेटी के अंदर देख रही थी वह यह था कि इसकी तबीयत दिन-ब-दिन गिरती जा रही थी और यह चीज़ मुझे परेशानी में डाल रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी बेटी को अचानक यह क्या हो गया है? वह इतना बीमार क्यों रहने लगी? मैंने जब यह बात अपने दामाद से बोली तो उसने मुझे ये बात बोलकर टाल दिया कि माँ जी, मौसम की बीमारी मालूम हो रही है। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ गलत कर रहा हो और मैं हरगिज़ अपनी बेटी के साथ कुछ गलत नहीं करवाना चाहती थी। मैं बार-बार यह चीज़ दोहरा रही थी कि आखिर वह मुझे रात के वक़्त पर दूध का गिलास क्यों देता है और मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जिसकी वजह से वह ऐसी हो गई है। मेरी बेटी देखने में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन अब वह मुरझाई-मुरझाई रहती थी। शादी की शुरुआत में तो सब कुछ बेहतरीन लग रहा था, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही मुझे मेरी बेटी बहुत बीमार लग रही थी और यह चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी में डाल चुकी थी। मैं तो समझती थी कि शादी के बाद मेरी परेशानी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये शादी के बाद भी मेरी परेशानी शुरू होगी। एक दिन मेरी बेटी की अचानक ही बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लगी थी। मैंने घर में नौकरों के ज़रिए चेक करवा लिया था कि मेरा दामाद घर में तो नहीं है। नौकरों ने फ़ौरन ही मुझे बता दिया था कि साहब घर पर नहीं हैं, वह काम से बाहर गए हैं। मैं फ़ौरन ही एक नौकरानी के साथ अपनी बेटी को लेकर अस्पताल पहुँच गई थी। मैं हर हाल में यह चीज़ मालूम करना चाहती थी कि यह चीज़ आखिर मेरी बेटी के साथ ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से इसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है। मैं अपनी फैमिली डॉक्टर के पास गई थी और इसको इसकी हालत के बारे में बताने लगी थी। जब उसने मेरी बेटी की ऐसी हालत देखी तो वह खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी कि आखिर इसके साथ ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से इसकी हालत ऐसी हो रही है। मेरी बेटी से सीधा बैठा भी नहीं जा रहा था, वह बार-बार गिरी जा रही थी। वह डॉक्टर इसकी खूबसूरती की बहुत तारीफ़ करती थी, इसलिए सभी इसको बहुत अच्छे तरह से जानते थे और आज इसकी ये हालत देखकर वह डॉक्टर भी काफ़ी परेशान हो गई थी। इसलिए फ़ौरन ही मुझे बाहर जाने के लिए बोला, क्योंकि वह मेरी बेटी को पूरा चेकअप करना चाहती थी, जो वह अकेले ही कर सकती थी। मैं इनकी बात सुनकर बाहर आकर बैठ गई। मेरे चेहरे पर भी नन्हे-नन्हे पसीने के कतरे चमक रहे थे, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आज ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से मेरी बेटी से बैठा भी नहीं जा रहा है। बार-बार मुझे मेरा दामाद याद आ रहा था, क्योंकि मैं उससे छुपकर अपनी बेटी को यहाँ लेकर आई थी। क्योंकि जब मैं अपनी बेटी को अस्पताल लाने के लिए बोलती थी तो मेरा दामाद मुझे टाल देता था और यही बोलता था कि मौसम की ख़राबी की वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन मुझे अब बहुत कुछ ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा था। मेरी बेटी की हालत ऐसी कभी नहीं हुई थी जैसी अब हो रही थी। थोड़ी देर बाद, तकरीबन आधे घंटे बाद, एक नर्स अंदर से बाहर आई और मुझे कमरे के अंदर बुलाया गया। मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, मेरी बेटी नींद की आगोश में सो रही थी और इसके हाथ में एक ड्रिप लगी हुई थी। मैं अपनी बेटी को एक नज़र देखकर डॉक्टर के पास जाकर बैठ गई। वह डॉक्टर काफ़ी हैरान नज़र आ रही थी। मैं भी डॉक्टर के करीब जाकर पूछा, आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से आपने मेरी बेटी को ड्रिप लगाई है और आप खुद इतनी परेशानी में हैं? मुझे भी बताएं। डॉक्टर ने मेरी तरफ देखा और हैरत से कहने लगी, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप अपनी बेटी के साथ इतना बड़ा गुनाह होते हुए देख रही हैं और इसके बावजूद आप अपनी बेटी के लिए कोई कदम नहीं उठाया। आप तो अपनी बेटी से इतना प्यार करती हैं, लेकिन आज आप इस तरीके से गिर गई हैं। मुझे हैरत हो रही थी। अब मैं बहुत ज़्यादा हैरान थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह डॉक्टर साहिबा क्या कहना चाहती हैं। मैं फ़ौरन से इनकी बात सुनकर बोली, आपको ज़रूर कोई गलतफ़हमी हुई है। मैं आज भी अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ और मैं अपनी बेटी के साथ कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। अगर मैं अपनी बेटी के साथ कुछ गलत कर रही होती तो मैं आपके पास इसको दवा दिलाने के लिए क्यों आती? आप मुझे बताएं कि आखिर मेरी बेटी के साथ ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से आप इतनी ज़्यादा कैफ़ियत का शिकार हो रही हैं।
वह मेरी बात सुनकर कहने लगी, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आज के दौर में भी यह काम हो रहे हैं। और जैसे-जैसे वह मुझे मेरी बेटी का दर्द बताती चली जा रही थी, मैं हैरान हो गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि कोई इंसान इतना भी गिर सकता है, क्योंकि इस डॉक्टर ने मुझे बताया था कि मेरी बेटी के साथ मैं अपनी बेटी को लेकर घर आ चुकी थी। मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अस्पताल की छत मेरे सर पर आ गिरी हो। मुझे यकीन नहीं आ रहा था, मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। जिस लड़के पर मैंने भरोसा करके अपनी बेटी की ज़िंदगी सौंपी थी, उसको अपने कारोबार में हिस्सेदार बनाया था, इस घर में जगह दी थी, वह शख्स मेरी बेटी के साथ इतना बड़ा ज़ुल्म कर रहा था और मैं जानती तक नहीं थी कि मेरे घर के अंदर यह काम हो रहा था और मुझे मालूम तक नहीं था। पहले-पहले तो मुझे इस लड़के को देखकर शक ज़रूर हुआ था, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मामूली से इंसान इतना बड़ा काम कर सकता है। मुझे अब अच्छे तरीके से सब कुछ समझ आ रहा था। रात के पहर मेरे कमरे में आकर मुझे दूध का गिलास देना और ज़बरदस्ती पिलाना और उसके बाद मुझ पर नींद का असर हो जाना, मुझे सब कुछ समझ आ गया था कि आखिर वह इंसान ऐसा क्यों कर रहा है। मेरी बेटी बिल्कुल भी अपने होश में नहीं थी, वह बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी। मैं उसको अपने कमरे में लेकर जाना चाहती थी, लेकिन मैं अपने दामाद को रंगे हाथों पकड़कर पुलिस के हवाले करना चाहती थी, क्योंकि जो काम वह मेरी बेटी के साथ कर रहा था, वह एक गैर कानूनी काम था। मैं उसको किसी भी सूरत में माफ़ करने का इरादा नहीं रखती थी। मेरी ज़िंदगी में सिवाय एक रिश्ते के और कोई रिश्ता मौजूद नहीं था और जिस तरीके से मेरे दामाद ने उसे छीनने की कोशिश की थी, उसको मैं यह बात एहसास करवाना चाहती थी कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। हर रोज़ की तरह आज भी मेरा दामाद मेरे लिए दूध का गिलास लेकर कमरे में दाखिल हुआ। वह गिलास मुझे ज़बरदस्ती पिलाना चाहता था। मैंने बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में इसको टाल दिया और इसको इस बात का यकीन दिलाया कि मैं क्लास को ख़त्म कर लूँगी। इसने जब मुझे ना पीते हुए देखा तो वह अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद ही मुझे मेरे घर के अंदर हलचल महसूस होना शुरू हो गई थी। मैं धीरे से अपने कमरे से बाहर निकली तो मुझे अपने घर के अंदर कुछ लोग दाखिल होते हुए नज़र आए। मैं जब गौर से आगे होकर देखा तो इनमें 2 मर्द थे और एक औरत शामिल थी। इन तीनों ने लैब कोट पहने हुए थे, जो पेशेवर डॉक्टर पहनते हैं। मेरे दिमाग में डॉक्टर की बातें अभी तक घूम रही थी। जो बात इन्होंने बताई थी वह मेरे लिए ना विश्वास करना था। उनका कहना था कि आपकी बेटी के अंदर से एग निकाले जा रहे हैं, यानी जिसके ज़रिए औरत के बच्चे पैदा होते हैं, वह लोग मेरी बेटी के एग निकाल कर आगे रेफ़र कर रहे हैं। यह बात मेरे लिए अविश्वसनीय थी, जिसकी वजह से मैं हर हाल में अपने दामाद को रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी। अगर वह यह काम कर रहा था तो यह गैर कानूनी काम था। मैं फ़ौरन ही अपने कमरे से निकलकर अपनी बेटी के कमरे के पास आ गई थी और खिड़की से अंदर का नज़ारा देखने लगी थी और जैसा इस लेडी डॉक्टर ने मुझे बताया था, वैसे ही मेरी बेटी के साथ वह लोग करने का मंसूबा बना रहे थे। इन लोगों ने चारों तरफ से मेरी बेटी को घेरा हुआ था और मेरी बेटी हवा से बेगाना एक तरफ गर्दन लटकाए पड़ी हुई थी। वह लोग आज जैसे ही मेरी बेटी को छूते, मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई थी और मेरे इस तरीके से धड़ाम करके दरवाज़ा खोलने से वह सारे के सारे एकदम पलटे थे। सब बदहवास हो गए थे और परेशानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे थे। जबकि मैं कदम ब कदम चलती हुई अपने दामाद के पास आई थी और एक ज़ोरदार थप्पड़ इसके सीधे गाल पर दे मारा। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मेरा बस चलता तो मैं इसका कत्ल कर दूँ। मैं चीखते हुए कहने लगी कि क्या करना चाह रहे थे तुम मेरी बेटी के साथ? लावारिस समझा हुआ है क्या तुमने इसको? मेरी आवाज़ में इतना कड़कपन था कि मेरा दामाद काँप कर रह गया था, जबकि वहाँ मौजूद दोनों मर्द और वह एक औरत जो यह काम खुद अपने हाथों से कर रही थी, वह भी डर से मुझे देख रहे थे। मैं अब अपने दामाद को छोड़कर इन तीनों की तरफ देखा और रोते हुए कहने लगी कि आखिर कौन हो तुम लोग? तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में दाखिल होने की और यह काम करते फिर रहे हो तुम लोग? जबकि वह लोग मुझे कुछ भी बोलने की वजह जैसे ही कमरे से भागने लगे, इस पल ही हमारे कमरे के अंदर पुलिस की टीम दाखिल हो गई थी। मैं यहाँ आने से पहले ही पुलिस को सूचना दे दी थी कि मेरे घर में गैर कानूनी काम हो रहा है, जिसका मुझे भनक तक नहीं है और यह काम बहुत धोखे के साथ किया जा रहा है। इस वक्त ही पुलिस ने मेरा साथ दिया और इस वक्त ही कमरे में दाखिल होकर इन चारों को गिरफ्तार में ले लिया। जैसे ही इन लोगों को ले जाने लगे तो मैं फ़ौरन ही अपने दामाद से
से पूछा, जाने से पहले मुझे सारी सच्चाई बताओ कि तुम कौन हो? आखिर मेरी बेटी के साथ ऐसा ज़ुल्म क्यों कर रहे हो? तुम्हारा मेरी बेटी ने क्या बिगाड़ा है? वह कुछ भी नहीं बताना चाहता था। वह बार-बार नहीं में सर हिला रहा था और मुझसे माफ़ी माँग रहा था कि मैं आइंदा से उसके बाद ऐसी गलती नहीं करेगा। मुझे माफ़ कर दिया जाए, लेकिन मैं एक बार तो गलती कर चुकी थी, अब दोबारा नहीं करना चाहती थी। वह बार-बार एक ही बात किए जा रहा था कि मुझे माफ़ कर दिया जाए, वह दोबारा ऐसा नहीं करेगा। जब उसने जवाब नहीं दिया तो मैंने फ़ौरन ही पुलिस के हवाले उसको कर दिया और वह लोग इन लोगों को लेकर चले गए। मैं फ़ौरन ही अपनी बेटी की तरफ बढ़ी और इसको चेक करने लगी, कहीं इन लोगों ने मेरी बेटी के साथ कुछ गलत काम तो नहीं किया है। लेकिन ऊपर वाले का लाख शुक्र था कि मेरी बेटी इस बार किसी गलत काम होने से बच गई थी। मैंने फ़ौरन ही अपनी बेटी को अस्पताल पहुंचा दिया था और इसका इलाज बहुत अच्छे से शुरू हो गया था। पुलिस ने मेरे दामाद और इसके साथ मौजूद इन सारे लोगों को हिरासत में ले लिया था। इन लोगों का कहना था कि वह लोग एक गैंग के साथ यह काम करते हैं। मेरा दामाद पेशे से एक डॉक्टर था जो मेरे घर में मेरी पूरी जानकारी लेकर दाखिल हुआ था। मुझे एक लड़के की ज़रूरत है जिसके साथ मैं अपनी बेटी की शादी करवाना चाहती थी। मैं इसको पहले दिन ही देखकर अंदाज़ा लगा चुकी थी कि इतनी अच्छी शक्ल सूरत का मालिक गरीब नहीं हो सकता। वह बड़े पैमाने पर यह काम कर रहा था। वह बच्चे ट्यूब बनाता था, वह ऐसी ही औरतों से शादी करता था और उनके अंदर से एग निकाल कर आगे रेफ़र कर देता था और इसे अच्छी कीमत वसूल करता था। जो औरतें माँ नहीं बन सकती थी, इनका दूसरी औरतों को एग देता था जिसके ज़रिए उनकी औलाद हो जाती थी। इस तरह वह लोग भी पकड़े गए थे। मुझे बहुत अफ़सोस हुआ कि मेरी इकलौती बेटी के साथ इतना बड़ा ज़ुल्म हो रहा था और मुझे इन सब के बारे में पता नहीं था। मैंने इस गैंग को बहुत बुरी तरीके से सज़ा दिलवाई थी। इंसान को कभी भी किसी भी अजनबी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप लोगों को स्टोरी पसंद आई होगी, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।